चलिए तो फिर से क्लास शुरू करते हैं। जिस प्रकार से 8 चैप्टर तक हमने पढ़ाया, आज जो है 9वां चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। 10th क्लास बुधोली भाग 2 का। सबसे पहले इसमें लेखक का परिचय हम लोग जानेंगे। लेखक परिचय जानने के बाद सब्जेक्टिव प्रश्न जानने के बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे और एक वीडियो में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। सबसे पहले जो है 9वां चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है अभिन्यों। अभिन्यों के बारे में पढ़ना है, जिनका लेखक अशोक वाजपेयी जी है। सबसे पहले ये ललित रचना है। ललित का मतलब सुंदर, रचना का मतलब जो रचा गया है। सुंदर तरीका से ये चैप्टर जो है रचा गया है अशोक वाजपेयी के द्वारा। अब सबसे पहले इसमें इनसे आप दर्शन करिए। अशोक वाजपेयी ये चैप्टर के लेखक। सबसे पहले लेखक परिचय में जो बात महत्वपूर्ण है, सबसे पहले हम उसे देखेंगे। सबसे पहले लिखा गया है कि इस पाठ के लेखक अशोक वाजपेयी जी। इस पाठ के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। इनका जन्म जो है, जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी दुर्ग के छत्तीसगढ़ में हुआ। इनका जन्म जो है 16 जनवरी 1941 ईस्वी दुर्ग के छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, किंतु इनका मूल निवास जो है वह मध्य प्रदेश। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में देखने को मिलेगा कि इनका मूल निवास कहाँ है, तो इनका मूल निवास जो है मध्य प्रदेश है। याद रखिएगा, इनका मूल निवास मध्य प्रदेश। जन्म 16 जनवरी 1941 कहाँ हुआ था? दुर्ग के छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए। वे आईएएस ऑफिसर भी थे। यूपीएससी जो है क्रैक किए थे, ये आईएएस ऑफिसर भी थे। अशोक वाजपेयी के माता का नाम जो है निर्मला देवी और तथा पिता का नाम परमानंद वाजपेयी। माता के नाम क्या है? तो माता के नाम जो है निर्मला देवी और पिता के नाम परमानंद वाजपेयी। समझे? माता का नाम क्या है? निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी। जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी दुर्ग के छत्तीसगढ़ में। ठीक ने? चलिए, जो पहले पॉइंट दिया गया है सभी पॉइंट को बारीकी से पढ़ेंगे। उसके बाद है कि इनकी जो है प्रारंभिक शिक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से हुआ है। कहाँ से हुआ है? तो प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ सागर विश्वविद्यालय से इन्होंने कुछ किए, बीए किए। सागर विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किए तथा सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से इन्होंने क्या किए? अंग्रेजी में एमए किए। अंग्रेजी में क्या किए? एमए किए। अंग्रेजी में एमए किए, लेकिन हिंदी के जो है विद्वान थे। हिंदी के विद्वान, हिंदी में जो है लिखे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा कि सागर विश्वविद्यालय से बीए किए। ठीक है, कौन सा विश्वविद्यालय से बीए किए? तो सागर विश्वविद्यालय है ना। यहाँ पर देखिए, सागर विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किए? बीए किए। और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से इन्होंने क्या किए? तो अंग्रेजी में एमए किए। चलिए अगला देखते हैं पॉइंट। सबसे पहले देखिए,
अशोक वाजपेयी की लगभग 3 दर्जन जो है मौलिक और सांप्रदायिक कृतियां को हम कविता रचना कर सकते हैं। इनका जो है 3 दर्जन इनका जो है कृतियां है रचा गया है। बात समझे। अब इसमें देखिए सबसे पहले 3 दर्जन में से कुछ कुछ जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो 10th के एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, वो यहाँ पर देखिए। सबसे पहला क्या है, ध्यान से समझिएगा। शहर अभी संभावना है, शहर अभी संभावना है। दूसरा एक पतंग जो है अनंत में, एक पतंग अनंत में। उसके बाद क्या है, तत्पुरुष। क्या है, तत्पुरुष। कहीं नहीं वही, कहीं नहीं वही। बहुरी अकेला, बहुरी अकेला। थोड़ी सी जगह, थोड़ी सी जगह इत्यादि इनके कविता जो है संकलन है। ये सब जो है इनकी कृतियां है, रचना आप कह सकते हैं, इनकी रचना है, रचा हुआ है ना। शहर अभी संभावना है, तत्पुरुष, एक पतंग जो है अनंत में, कहीं नहीं वही जो है, थोड़ी सी जगह इत्यादि। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इनके द्वारा जो है संपादित पुस्तकों की सूची, संपादित पुस्तकों की सूची, पुस्तक का सूची जो है, पुस्तक इनका कौन कौन सा है जो देखिए। सबसे पहले साहित्य विनोद, पहला क्या है, साहित्य विनोद। उसके बाद क्या है, कला विनोद। कविता का जनपद है ना, कविता का क्या है, जनपद, मुक्तिबोध इत्यादि और भी बहुत सारा जो है इनका पुस्तक है लिखा हुआ। समझे। अब देखिए क्या कह रहा है कि इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से 2024 में नवाजा गया था। ठीक है, सॉरी 2004 में। ठीक है, 2004 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको क्या नवाजा गया था। लेखक का सबसे बड़ा गिफ्ट जो होता है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है। बात समझे। और साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको कब मिला, तो 2004 ईस्वी में मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार देखिए इस प्रकार से होता है। यहाँ पर जो है जिनको मिलता है, यहाँ पर उनका नाम लिखा हुआ रहता है। ठीक है, और इनके साथ कुछ जो है पैसा भी प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या कह रहा है कि फ्रांस के सरकार के द्वारा इनको पुरस्कार मिला था। ठीक है। अब फ्रांस के सरकार के द्वारा भी अशोक वाजपेयी को पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस है ना, 2024। बात समझे है ना, सम्मान मिला था। फ्रांस के सरकार के द्वारा जो है ये अवार्ड मिला था। ठीक है, चलिए अब देखिए सबसे पहले लेखक करे, लेखक 10 वर्ष पहले अभिमन्यु गए थे। लेखक कितने वर्ष, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आएगा कि लेखक जो है कितने वर्ष पहले अभिमन्यु गए थे, तो याद रखिएगा कि लेखक जो है 10 वर्ष पहले अभिमन्यु गए थे। ठीक है, उसके बाद कह रहा कि अभिमन्यु कहाँ है, तो दक्षिण फ्रांस देश में। अभिमन्यु कहाँ है, तो अभिमन्यु दक्षिण फ्रांस देश में स्थित है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये वाला पार्ट समझिए। कह रहा है कि फ्रांस के सरकार अशोक वाजपेयी को पीटर ब्रूक का विवादास्पद महाभारत की पहली प्रस्तुति के लिए बुलाया गया था। अभिमन्यु 30 दिनों के लिए क्या था है ना, इनको जो है 30 दिनों के लिए निमंत्रण मिला था आने के लिए, लेकिन 19 दिन ही रहे है ना। कब से कब तक, 24 अक्टूबर से 10 नवंबर तक रहे। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए सबसे पहले फ्रांस के सरकार अशोक वाजपेयी को क्यों बुलाए थे, तो यहाँ पर जो है एक व्यक्ति है पीटर ब्रूक जो है
विवादास्पद, विवादास्पद मतलब होता है महाभारत में कुछ ये त्रुटि बताए, महाभारत पर ये कुछ टिप्पणी दिए, समझे, गलत टिप्पणी दिए, जिससे जो है अशोक वाजपेयी जो है इनको आकर जो है समझाना पड़ा। बात समझे। तो निमंत्रण कितने दिनों का मिला था? 30 दिनों के लिए मिला था, लेकिन इनको काम की वजह से कितने 19 दिन तक ही रह पाए। बात समझे। क्वेश्चन आएगा कि क्यों बुलाया गया था, फ्रांस के सरकार जो है अशोक वाजपेयी को क्यों बुलाया गया था? याद रखिएगा, पीटर ब्रुक जो है ना, विवादास्पद है ना, ये जो है टिप्पणी दिया था, किस पर टिप्पणी दिया था? तो महाभारत पर, महाभारत पर टिप्पणी दिया था, इसीलिए उन्होंने गए थे। कितने दिन के लिए बुलाया गया था? 30 दिन के लिए निमंत्रण था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने 19 दिन ही रह पाए। कितने दिन? 19 दिन ही रह पाए। 24 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक रह पाए। ठीक है। अब देखिए ये जो गए तो क्या क्या लेकर गए, इसमें हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले अभिमन्यु गए तो साथ में हिंदी टाइपराइटर लेकर गए। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि जब अभिमन्यु गए थे अशोक वाजपेयी तो साथ में क्या क्या लेकर गए थे, ये क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले टाइपराइटर लेकर गए थे, 3-4 पुस्तकें लेकर गए थे, संगीत के कुछ टिप्स लेकर गए थे, ये सब लिखना है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखना है कि हिंदी के टाइप है ना, टाइपराइटर लेकर गए थे जिससे वो टाइप कर सकते हैं, 3-4 पुस्तकें लेकर गए थे और कुछ संगीत के टिप्स लेकर गए थे। संगीत के टिप्स यानी गाना सुनने वाला जो कैसेट कर सकते हैं, संगीत के टिप्स लेकर गए थे। ठीक है। 19 दिनों तक रहे, प्रतिदिन प्रतिदिन जो है गद्य और काव्य लिखते थे। उन्होंने 19 दिनों में 27 गद्य और 35 कविताएं लिखी। बात समझा। अब देखिए सबसे पहले आएगा कि सबसे पहले अभिमन्यु गए थे तो कितने दिन रहे? 30 दिन रहे। 30 दिनों में वो कितने गद्य लिखे? तो 30 दिनों में जो गद्य लिखे वो 27 गद्य लिखे, है ना। काव्य कितने लिखे या कविता कितने लिखे? तो 35 कविता लिखे। क्या क्या चीज अपने साथ लेकर गए थे? तो टाइपराइटर लेकर गए थे, है ना, कुछ संगीत का टिप्स लेकर गए थे, 3-4 पुस्तकें लेकर गए थे, ये सब आपको लिखना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अभिमन्यु जो है दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे स्थित है ना। अभिमन्यु कहाँ है? तो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा है कि अभिमन्यु जो है कभी पोप की राजधानी हुआ करती थी। अभिमन्यु जो है कहाँ की राजधानी हुआ करती थी? तो पोप की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है। आगे है कि अभिमन्यु का पूरा नाम क्या है? तो इसका विलनभ अभिमन्यु है। इसका पूरा नाम क्या है? विलनभ अभिमन्यु है। या कह सकते हैं, या ऐसे नहीं पूछ कर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछेंगे कि अभिमन्यु का, है ना, अभिमन्यु का नया गांव या नया बस्ती कौन सा है? तो वही आंसर हो जाएगा विलनभ अभिमन्यु हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखिए सबसे पहले कह रहा है कि ईसाई का एक मठ बनाया गया था जिसका नाम क्या था? ला शत्रुज। ईसाई का एक मठ बनाया गया था जिसका नाम था ला शत्रुज। ठीक है। अब ईसाई का मठ क्या है? तो जैसे हम लोग का मंदिर है, मंदिर कह सकते हैं, धर्मशाला कह सकते हैं, तो वो सब ईसाइयों का क्या होता है? मठ होता है। हम लोग का मंदिर होता है, वो सब का ईसाइयों का मठ होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ईसाई का एक मठ बनाया गया था जिसका नाम क्या था? ला शत्रुज। वो सब का इस प्रकार से देखिए मठ होता था, इस प्रकार से, जिसको चर्च भी कह सकते हैं, इस प्रकार से इसका क्या मठ हुआ करता था। ठीक है।
अशोक वाजपेयी की मृत्यु जो हुआ था 16 अगस्त 2015 ईस्वी को। इनका मृत्यु कब हुआ था? इनका मृत्यु जो हुआ 16 अगस्त 2015 ईस्वी को इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया अशोक वाजपेयी का। जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी, ठीक है जन्म। चलिए अब प्रश्न उत्तर। अब सबसे पहले जो है प्रश्न उत्तर जो है हम सबसे पहले देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। बुक से जो है 16 प्रश्न लगभग या 14 प्रश्न पूछा गया है बुक के माध्यम से, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि अवनियों जो है क्या है। सबसे पहला प्रश्न में 1 नंबर पे क्या पूछा गया है कि अवनियों क्या है और वो कहाँ अवस्थित है, इसके बारे में पूछा गया है। इसका जवाब किस प्रकार से देंगे? सबसे पहले लिखेंगे कि अवनियों जो है दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर है, ठीक है बन गया। 2 नंबर का प्रश्न है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा एग्जाम में। दूसरा प्रश्न जो कह रहा है कि हर वर्ष अवनियों में कब और कैसा समारोह हुआ करता था, इसके बारे में बताइए, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हर वर्ष अवनियों में गर्मियों के समय, कौन सा समय याद रखिएगा, गर्मियों के समय में, ठीक है, एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता था। याद रखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है कि हर वर्ष अवनियों में कब और कैसा समारोह हुआ करता था। तो हर वर्ष जो है गर्मियों के समय में रंग समारोह हुआ करता था। बस 2 ही प्रश्न, गर्मियों के समय में रंग समारोह हुआ करता था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है अगला प्रश्न पूछ रहा है कि लेखक अवनियों है ना किस सिलसिले में गए थे, वहां उन्होंने क्या देखा और क्या सुना। उन्होंने क्या देखा और क्या सुना इसके बारे में बताने के लिए कह रहे हैं। चलिए तो इसमें किस प्रकार से हम लिखे हैं, अवनियों में पीटर ब्रूक का विवादास्पद महाभारत की पहले पहल है ना प्रस्तुत किया जाने वाला था। उसी के निमंत्रण या नियंत्रण पर लेखक अवनियों गए थे। वहां उन्होंने देखा कि समारोह के दौरान वहां के अनेक चर्च और पुराने स्थान जो है, ठीक है, रंग स्थलियों में बदल जाते हैं। जब अशोक वाजपेयी वहां गए है ना, सबसे पहले किस सिलसिले में गए थे, तो पीटर ब्रूक जो है वो भारत पर जो है महाभारत पर क्या किया था, वो टिप्पणी दिया था, ठीक ने टिप्पणी किया था। तो इसी के सिलसिले में वो गए थे और जब वहां गए तो वहां पर देखे कि रंग समारोह जो है हो रहा है, ठीक है। चलिए पहले प्रश्न को समझिए और प्रश्न समझने के बाद उत्तर को समझिए, 1 2 3 बार समझिए। एक भी प्रश्न एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया, एग्जाम में जैसा ही प्रश्न पूछा, आपको जो भी प्रश्न सिर्फ याद रखना है कि किस चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है। जैसे मान के चलिए इस चैप्टर से 14 प्रश्न, अब इसमें से एक प्रश्न पूछ दिया, तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो है जितना चीज याद है आप सारा जो है टॉपिक उस पर लिख दीजिए। जितना नंबर का है अपना दिमाग से टोटल जो है बातें इस चैप्टर से जो जो चीज याद आ रहा है सब लिख देंगे, ठीक है, आपको नंबर मिल जाएगा। तो चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ल शत्रुज क्या है। चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है कि ल शत्रुज जो है क्या है, ठीक है, वह कहाँ जो है अवस्थित है, आजकल जो है उसका क्या उपयोग होता है,
इसके बारे में। तो सबसे पहला लिखेंगे कि ला सुत्रोज अविनियो शहर में ईसाई धर्म का मठ हुआ करता था, परंतु अब इसे कला केंद्र बना दिया गया। अब इसे क्या बना दिया? कला केंद्र। कला केंद्र मतलब क्या? जहाँ प्रदर्शन कला दिखाया जाता है उसको क्या कहते हैं? कला केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो पहले जो था वो धर्म जो है वहां पर मठ हुआ करता था, लेकिन अब उसको क्या किया? कला केंद्र बना दिया गया, ठीक है। चलिए अब पांचवा नंबर प्रश्न कर रहा है कि ला शत्रुज का अंतरंग विवरण अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने इसके स्थापक को मौन माने क्या हो गया? चुप का जो है स्थापत्य क्यों जो है कहा है, इसके बारे में बताइए। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि ला शत्रुज फ्रेंच शासकों द्वारा निर्मित एक ईसाई मठ है। इसके भीतर भाग में ईसाई संतों के चेंबर बने हुए हैं, माने रूम बाय रूम बने हुए हैं, ठीक है। ईसाई मठ के अंदर क्या है? चेंबर बने हुए, रूम बाय रूम बना हुआ है ना। और वो एकदम क्या होता है? एकदम शांत होता है। एकदम क्या होता है? शांत। चर्च में एकदम शांत होता है वहां पर, यही चीज बता रहे हैं, ठीक है। चलिए छठा नंबर प्रश्न। छठा नंबर प्रश्न तो आप यूं ही बना दीजिएगा। छठा नंबर प्रश्न जो है सबसे हौला प्रश्न है। लेखक अविनियो क्या साथ लेकर गए थे और वहां कितने दिनों तक रहे? लेखक की उपलब्धियां क्या थी, ठीक है, इसके बारे में बताना है। तो लेखक अपने साथ जो है कुछ टाइप्स है ना, टाइप करने वाला जो है मशीन लेकर गए थे, कुछ टिप्स लेकर गए थे, संगीत टिप्स लेकर गए थे, 3-4 पुस्तकें लेकर गए थे, यही सब कुछ लिख देना है। वो कितने दिन तक रहे थे? तो निमंत्रण तो था 1 महीना का, लेकिन 19 दिन तक ही रह पाए थे अविनियो में, ठीक है। चलिए तो लिखेंगे कैसे कि लेखक अविनियो में अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर लेकर गए थे, 3-4 पुस्तकें लेकर गए थे और कुछ संगीत के टिप्स लेकर गए थे, ठीक है। वहां उन्होंने क्या किए? 19 दिनों तक ही रहे और 19 दिन में वहां रहकर उन्होंने 35 कविताएं और 27 गद्य, है ना, 27 क्या? 27 गद्य की रचना की। 27 गद्य की रचना की और 35 कविता की रचना की। कितने दिन में? 19 दिनों में, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7। प्रतीक्षा करते हैं पत्थर शीर्षक कविता में कवि क्यों और कैसे पत्थर का मानवीयकरण करता है, ठीक है। तो इसका आंसर लिखना है कि लेखक का कहना है कि मानव और पत्थर एक समान है। लेखक का कहना है कि मानव और पत्थर क्या है? एक समान है, बशर्ते इसमें क्या है कि मानव शांत नहीं रह सकता है। मानव शांत नहीं रह सकता है, लेकिन पत्थर शांत रहता है। बस हो गया, ठीक है। लेखक का कहना है कि मानव और पत्थर एक समान है, लेकिन मानव शांत नहीं रहता है, लेकिन पत्थर एकदम शांत रहता है, ठीक है। चलिए 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि अविनियो के प्रति लेखक कैसा अपना जो है सम्मान जो है प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि अविनियो के बारे में लेखक कहते हैं कि वो सुंदर सघन सुनसान दिन और रातें थी जो भय पवित्रता से भरी हुई थी। अविनियो को
इसी मठ में रहकर लिखी गई है। देखिए ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं अभिन्यो, ये कहाँ लिखा गया था? तो ये फ्रांस में ही लिखा गया था और ये मठ के अंदर ही लिखा गया, यानी चर्च के अंदर ही लिखा गया। ये है जो है ललित रचना। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि मनुष्य जीवन से पत्थर की क्या समानता है और विसमानता है, इसको स्पष्ट करिए। उसमें क्या समान दिख रहा है और क्या सामान्य नहीं दिख रहा है, ये बताइए। तो पत्थर और मानव तो लेखक का कहना है कि एक समान है ही, लेकिन क्या हम झुक सकते हैं? पत्थर झुक नहीं सकता है, यह भी समानता है। तो इसी को लिखना है सिर्फ। अब किस प्रकार से लिखना है कि मानव और पत्थर एक समान होते हैं, परंतु मनुष्य की कविता में शब्द होता है, लेकिन पत्थर की कविता में क्या होता है? निशब्द कविता रचता है। मनुष्य झुककर नमन करता है, लेकिन पत्थर बिना झुके माथा है ना, लेकिन पत्थर बिना माथा झुकाए प्रार्थना करता है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि मनुष्य के कविता में क्या होते हैं? शब्द होते हैं, माने कुछ बोलने का होता है, लेकिन उसके कविता में क्या होते हैं? निशब्द, कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, मनुष्य जो है झुककर जो है नमन प्रणाम कर सकते हैं, लेकिन पत्थर जो है झुककर प्रणाम या माथा नहीं टेक सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार मनुष्य जीवन से पत्थर की समानता और विसमानता जो है दोनों बताते हैं। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या कि इस कविता से आप क्या सीखते हैं? इस कविता से आप क्या सीखते हैं, यह स्पष्ट कीजिए। तो लिखना है कि इस कविता से हम लोगों को यह सीख मिलता है कि अपने लक्ष्य के प्रति मौन रहकर नियंत्रण कर्म करते रहना चाहिए। अनेक प्रकार के रुकावटों को सहन करते हुए लक्ष्य की क्या प्राप्त करना चाहिए। आपको बहुत सारा रुकावट मिलेगा, लेकिन रुकावट पार करके जो है नियंत्रण आगे बढ़ते रहना चाहिए। किसी के बहकावे में आकर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लोग जो है आपको आगे बढ़ाने के बजाय पीछे जो है खींचने का बहुत प्रयास करते हैं। उनको लगता है कि हम नहीं बढ़ रहे हैं तो दूसरा क्यों बढ़े। बात समझे? तो लेखक का भी यही कहना था कि आप अपने लक्ष्य के प्रति जो है मौन रहकर, चुप रहकर आगे बढ़ते रहिए। ये नहीं कि सबको बताइए ये करिए वो करिए, है ना। मौन रहकर अपने लक्ष्य के प्रति, जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाता है तब तक मौन रहिए। लक्ष्य मिल जाएगा तो मौन रहने का क्या, वो ऑटोमेटिक जो है मौन टूट जाता है। बात समझे? चलिए 11 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न कह दिया है कि नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है। 1 नंबर में एकदम बताएंगे कि नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को यह अनुभव होता है कि वह नदी के जल के साथ क्या बह रहा है। लेखक को ऐसा लग रहा है कि नदी के साथ, जल के साथ ही हम भी क्या बह रहे हैं, ऐसा लेखक को लग रहा है। ठीक है, नदी वाला प्रश्न एक और है कि नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है, और याद आती है तो क्यों याद आती है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे कि नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता याद आती है। किसकी याद आती है? तो विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता याद आती है। ठीक है, क्योंकि लेखक नदी तट पर बैठकर अनुभव करते हैं तो वह स्वयं नदी हो गए हैं। ठीक है, उनको लगता है कि हम खुद नदी ही है। उनको लग रहा है कि हम नदी के साथ बह रहे हैं, जल के साथ मिल गए हैं। उनको इस प्रकार से लग रहा है और विनोद कुमार शुक्ल का याद आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से 2 प्रश्न और बचा हुआ है।
सब्जेक्टिव का। 13वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है, इसके बारे में बताइए। नदी और किसमें, नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है, इसके बारे में आपका क्या राय है। ठीक है, तो नदी और कविता में समानता बताते हुए लेखक कहते हैं, नदी और कविता में समानता बताते हुए लेखक कहते हैं, क्या कहते हैं कि जिस तरह कई जगह से जल आकर नदी में मिल जाते हैं, ठीक उसी तरह कई जगह से शब्द आकर कविता में मिल जाते हैं। कितना बढ़िया बात बोले कि जिस प्रकार से सभी जगह से जल आकर नदी में मिल जाते हैं, उसी प्रकार से कई शब्द जो है आकर कविता में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, जिस तरह नदी का कोई अंत नहीं, उसी तरह कविता का भी कोई अंत नहीं। जिस प्रकार नदी का कोई अंत नहीं है, उसी प्रकार से कविता का भी कोई अंत नहीं है। ठीक है, जिस तरह नदी में लोग बह जाते हैं, उसी तरह कविता को पढ़कर लोग उसी में क्या हो जाते हैं। बात समझे, कितना बढ़िया जो है चीज का कि जिस तरह जो है नदी में लोग क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं, उसी प्रकार से कविता में लोग पढ़कर खो जाते हैं। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न, चौदह नंबर अंतिम प्रश्न, किसके पास जो है तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पाता है और क्यों, इसके बारे में बताइए। तो लिखेंगे कि नदी और कविता के पास रहकर तटस्थ रह पाना संभव नहीं है। नदी किसी को अनदेखा नहीं करती, वह सबको भिगोती है, अपने साथ करती है। कविता में भी न जाने कहां कहां से कैसी कैसी शब्द आकर मिल जाती है ना। ना जाने कविता में भी कैसी कैसी शब्द आकर क्या होते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सब्जेक्टिव प्रश्न भी देख लिए। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पॉइंट देखे जो लेखक परिचय से संबंधित था, उसके बाद प्रश्न उत्तर देखे, सटीक उत्तर देने का प्रयास किए हैं, जो कि याद करने में बहुत ज्यादा आराम होगा। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न कुछ हम लोग टिक मारते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन वाला जो है, 4 ऑप्शन दिया गया है, आप भी कॉपी कलम लेकर टिक मारिए। ठीक है, और कौन सही होता है, कितना सही होता है, लगभग जो है 30 क्वेश्चन होगा, है ना, 30 प्रश्न ऑब्जेक्टिव का होगा। आप भी पेन और कॉपी ले लीजिए, नोटबुक, और प्रयास करिए कि हम भी सही मार रहे हैं या नहीं मार रहे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न याद रखिएगा, हम लोग जो पढ़े हैं उसी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना, डरना है नहीं। कह रहा है कि अभिनयो कौन सा जो है, अभिनयो जो है कौन सी विद्या है, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये कहानी तो नहीं, कविता तो नहीं, निबंध तो नहीं, ललित रचना है। कौन सा है, ललित रचना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म जो हुआ कब हुआ था, याद रखिएगा, बताए थे 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। 16 जनवरी 1941 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सुनिएगा। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। अशोक वाजपेयी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, इसके बारे में पूछ रहे हैं, है ना। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, दुर्ग के छत्तीसगढ़ में, है ना, दुर्ग के छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन क्या हो जाएगा,
राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो है सी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन से जो है पत्रिकाओं का संपादन किया गया। तो संवेद, पहचान, पूर्वग्रह, इनमें से सभी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी है। ठीक है, ये सभी है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है कि अशोक वाजपेयी को किस सरकार के द्वारा जो है लसतरुज में रहकर काम करने का नियंत्रण मिला था। तो फ्रांस के सरकार है ना, फ्रांस के सरकार, ठीक ने निमंत्रण इसी में मिला था। फ्रांस के सरकार जो है निमंत्रण दिए थे 1 महीना का। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 6 नंबर का रहा है कि फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष कहाँ होता था। तो अविन्यो में होता था। हर वर्ष कहाँ होता था, अविन्यो में होता था। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। आप भी साथ में टिक मारिए आप भी। ठीक है, अविन्यो में किस युग के ईसाई मठ है। अविन्यो में किस युग के ईसाई मठ है, इसके बारे में बताइए। तो किस युग के हैं, प्राचीन, मध्य, आधुनिक। ठीक है, तो मध्य युग के हैं, याद रखिएगा। ठीक है, मध्य युग के हैं। ठीक है, चलिए मध्य युग के हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अविन्यो कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न है कि अविन्यो कहाँ स्थित है। तो दक्षिण फ्रांस में स्थित है। तो ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर का रहा है कि रोन नदी कहाँ है। तो रोन नदी कहाँ है, बताइए कहाँ है। ये दक्षिण फ्रांस में है। रोन नदी कहाँ है, तो दक्षिण फ्रांस में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न कह रहा है कि अविन्यो के रचनाकार कौन है। कैलाश वाजपेयी नहीं, किशोर वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। डी नंबर अशोक वाजपेयी है ना। डी नंबर क्या हो जाएगा, अशोक वाजपेयी, इनका रचनाकार है। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है कि विलियम ला अवनियों का अर्थ जो है क्या होता है, बताइए इसका अर्थ क्या होता है। तो अवनियों का नया आदमी, अवनियों का नया गांव, ये बी नंबर जो है राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि नया गांव बोला जाए या बस्ती बोला जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 12 नंबर का रहा है कि विलियम और अवनियों के बीच कौन से नदी है। तो याद रखिएगा रोन नदी है, यानी ए नंबर जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अवनियों में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी है। कविताएं की बात आ जाता है तो कविताएं 35 और गद्य, गद्य जो है 27, गद्य 27, काव्य 35। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कविताएं की बात हो रहा है, तो ऑप्शन सी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अविन्यो में लेखक को किस लिए बुलाया गया था। किस लिए बुलाया गया था, याद रखिए। तो सी नंबर ऑप्शन सही, पीटर ब्रुक विवादास्पद के लिए बुलाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा।
चलिए 15 नंबर का क्या, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है, इसके बारे में बताइए। तो नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को नदी का जल स्थिर है ऐसा उसको अनुभव हो रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, राइट आंसर ए नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो है ला शत्रुज क्या है, ला शत्रुज क्या है, तो यह जो है सी नंबर ईसाई मठ है। ला शत्रुज क्या है, तो ईसाई मठ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर, 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि अभिनयों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना किए। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा, 27 गद्य की जो है रचना की, 35 काव्य की रचना की 19 दिन में। ठीक है, चलिए अशोक वाजपेयी ला शत्रुज में कितने दिनों तक रहे थे, ये तो सभी को पता है, 19 दिनों तक रहे थे। कितने दिनों तक, 19 दिनों तक रहे थे। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है, 19 नंबर प्रश्न, लेखक अवनियों में क्या साथ लेकर गए थे। हिंदी अथी 3-4 पुस्तकें ये तो लेकर गए थे, हिंदी का टाइपराइटर ये भी लेकर गए थे, हारमोनियम जो है ये भी लेकर गए थे। तो यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है 20 नंबर कि थोड़ी सी जगह किसकी रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की, यतेंद्र मिश्र की, अशोक वाजपेयी की। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अशोक वाजपेयी की थोड़ी सी जगह जो है इनका रचना है, कृतियां है। ठीक है, 21 नंबर क्या कर रहा है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। ठीक है, कहाँ रहा है, तो अवनियों में रहा है। आंसर बी नंबर राइट आंसर होगा, अवनियों में रहा है। ठीक है, 22 नंबर का रहा है कि ला मादा मोजेल द अवनियों जो है किसकी कृति है। तो किसकी कृति है, तो पिकासो की कृति है। किसकी है, पिकासो की। ठीक है, अगला प्रश्न 23 नंबर, अगला प्रश्न, लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अभिनयो गए थे। तो कितने वर्ष बताए थे, ऑप्शन में आएगा, तो ऑप्शन बी 10 वर्ष पहले गए थे। कितने वर्ष, 10 वर्ष पहले गए थे। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ था। इनका मूल निवास कहाँ था बताइए। मूल निवास मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश जो है इनका मूल निवास था। ठीक है, और जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है, दुर्ग के छत्तीसगढ़ में। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अशोक वाजपेयी के माता का नाम क्या था। अशोक वाजपेयी के माता का नाम क्या था, तो निर्मला देवी। अशोक वाजपेयी के माता का नाम क्या था, निर्मला देवी। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, 26 नंबर प्रश्न, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था। बताइए आप लोग, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, राइट आंसर बी नंबर,
परमानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी। ठीक है। 27 नंबर क्या करा, 27 नंबर प्रश्न करा है कि इनमें से कौन सा अशोक वाजपेयी की कृतियां है, इनमें से कौन सा अशोक वाजपेयी की कृतियां है। तो कौन सा है, शहर अब भी संभव है, ये भी है, तत्पुरुष ये भी है, कहीं नहीं वही ये भी है। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, 28 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोक वाजपेयी की कृतियां नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक वाजपेयी की कृतियां नहीं है, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो बाबरी अकेला ये तो है, एक पतंग अनंत में ये भी है, जिंदगी और जोंक यही नहीं है, क्योंकि ये बहादुर का, बहादुर यानी अमरकांत का लिखा गया है। अमरकांत जो है जिंदगी और जोंक जो है उनका जो है रचना है, तो यही नहीं है। ये क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िएगा, करा कृतियां कौन नहीं है, तो यही नहीं है, कहा कि ये दोनों है। ठीक है, चलिए अगला 29 नंबर है, पिकासो क्या थे, पिकासो क्या थे। तो पिकासो जो थे चित्रकार थे, क्या थे, पिकासो जो थे वो चित्रकार थे। 29 नंबर, चलिए 29 नंबर जो है यहाँ तक हो गया। अब चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो हमने पढ़ाया है, इसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर आप जो है दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, इस पर 7903811309, इस पर आप कॉल कर पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग स्क्रीनशॉट जो है स्क्रीनशॉट लेते हैं इसका, जो हम लोग पढ़े हैं। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम डायरेक्ट ऊपर कर देते हैं, धीरे धीरे ऊपर करते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। यह चैप्टर पढ़कर आपको कैसा लगा, ये कमेंट कर आप जरूर बताइए। ताकि हमें भी थोड़ा सा एनर्जी मिल सके कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये कोई कहानी वाला चैप्टर नहीं था, तब पर भी इतना मस्त से ये चैप्टर जो है पढ़ाया गया। इसमें कोई कविता कहानी किस्सा है नहीं, ये तो एक बस रचना है। तो रचना के माध्यम से बहुत कोशिश की समझाने का।
भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, लगभग इसमें पूछा गया प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से। कृपया करके इतना प्रश्न को जरूर आप पढ़ें। चलिए, तो इस प्रकार से यह चैप्टर समाप्त होता है। किस प्रकार से आपको चैप्टर लगा और किस प्रकार से लगता है, आप कमेंट कर थोड़ा सा हमें बताने का प्रयास करेंगे। कुछ कुछ बच्चे पढ़ते हैं और कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप भी कमेंट एक बार जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं।